खान साहब को हटाना है अदम एतमाद ले आके। मैं बिलावल साहब को कहना चाहता हूँ, पहले कराची के मेयर से इलेक्शन से अपनी फोकस शुरू करें। बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे हल्के में लाड़काना आ रहा हूँ। मैं 9 डेरों में तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा। जरा क्या आपके मेंबरान कौमी असेंबली वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं अदम एतमाद करने के लिए। नून लीग के अंदर 2 धड़े, तहरीके अदम एतमाद के लिए जुस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है। 20 से 22 लोग हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के भी लोग हैं। 5 वजीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। हम इस नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएं। जल्द ही अदम एतमाद लाया जाएगा और कामयाब होगा। आप जुर्रत का मुजाहरा करें, कल तहरीके अदम एतमाद लेके आए। आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं है। मुलाकातें हो रही हैं, मतरा अबर उलूद है। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बना है। आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान। आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें। बात बदल गए हैं, उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आप कहीं नजर नहीं आई। सदके और थानेदार थे जिन्हें माँ याद करा दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। अब तो सांस चढ़ गया जब हम बात करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तहरीक अदम एतमाद आ रही है नहीं आ रही, मतलब कि और इस हद तक इस्लामाबाद में तो कदम क्रेजीनेस हो गई भी है कि आज जब आर्मी चीफ मिले, पहले वो सदर पाकिस्तान को मिले डॉक्टर अलवी को, फिर बाद में उनका कॉल ऑन प्राइम मिनिस्टर का था, फिर उस पर चमगोइयाँ शुरू हो गई कि जी ये तो आखिरी बारी पिछले साल मिले थे कि अगस्त सितंबर के अंदर जब GHQ वो गए थे GHQ प्रेसिडेंट, आज अचानक क्यों मिले। इतना अजीब सा कॉन्स्पिरेसी का माहौल बन गया है कि बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर PMLQ और एलाइज की जो बातें हैं, कभी ब्लो हॉट कभी ब्लो कोल्ड, वो भी अभी हम आपको सुनाएंगे, उसके भी मिक्स सिग्नल्स हैं। और जब ये सारा कुछ चल रहा है और एक तो अपोजिशन का मोमेंटम नज़र आता है, तो फिर इत्तला आती है कि 18 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी शहबाज शरीफ पे और वो मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में। दूसरी तरफ जब हम सुनते हैं तो वो कहते हैं आप देखिएगा ये 18 फरवरी को ये आयद नहीं होगी, किसी ना किसी वजह से ये पोस्टपोन हो जाएगी। तो क्या अगर 18 फरवरी को ये फ़र्द जुर्म आयद होती है, क्या ये साइन है कि आने वाले दिनों का, और अगर पोस्टपोन होती है तो क्या फिर हम इसका दूसरा साइन समझें, ये भी बात चल रही है। फिर 2 खबरें मैं आज आपसे शेयर करूंगा। एक तो ये कि लेटेस्ट PMLN की एक ऑफ़र क्या पहुंचाई गई है PMLQ को, और लेकिन जो एक पिछले 24 घंटे में जो ये मोनस लाई ने बयान दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उसने एक नया ट्विस्ट इसमें ऐड कर दिया। बहरहाल वो ऑफ़र मैं आपसे करूंगा। और एक और ख़बर बड़े ही इम्पॉर्टेंट, कौन से 2 लोग मिले लंदन में नवाज शरीफ से जिनकी इत्तला यहाँ पे आ गई है गवर्नमेंट को, और काफ़ी ज़्यादा उसने भी एक टेंशन पैदा की हुई है। तमाम खबरें आपसे शेयर करेंगे एंड विल ट्राई टू मेक सम सेंस के हो क्या रहा है। हमारे साथ बड़ा एमिनेंट पैनल है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, सीनियर लीडर PMLN, एक्स गवर्नर सिंध और स्पोक्स पर्सन भी हैं मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के। कमर ज़मान कायरा साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। हमें जमशेद चीमा साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर लीडर PTI और फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट PM ऑन फूड सिक्योरिटी। और कामिल अली आगा साहब ने हमें थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया है, मेंबर सेनेट और जनरल सेक्रेटरी PMLQ। आगा साहब मैं शुरू आपसे करूँगा, 2-3 मिनट आपके चाहिए बस। शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले मैं नाज़रीन आपको सुनाना चाहता हूँ कि अभी तक PMLQ का स्टांस क्या है इस तमाम इशू में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आगा साहब आपने हमें कंफ्यूजन में रखा हुआ है, परेशान रखा हुआ है। सुन लीजिए। जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान। वो कंफर्टेबल नहीं है शायद मेरे साथ। कोई तुक नहीं बनती कि एक टीम का कैप्टन है जो लीड कर रहा है और उसका मैं मेंबर बन जाऊँ जो मेरे साथ कंफर्टेबल ही नहीं है। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। अगर हमने किसी दिन भी PTI की कोalition से बाहर निकलने का फैसला किया तो वो सिर्फ इस बेसिस पे होगा कि PTI खुद हमें धक्के दे के बाहर निकालेगी तो हम जाएंगे, वरना हमने नहीं जाना। परवेज़ इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया, ये कॉम्प्रोमाइज़ था। चले और बात करेंगे, हर सवाल का जवाब। ये हमेशा पैनिक कर जाती है, ये इनकी इनमेच्योरिटी है इनके अंदर। हम ये पॉलिटिकल पोस्चर की बात करते हैं तो हम ब्लैकमेलर बन जाते हैं। उस वक्त तक बोझ उठाएंगे जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी है। कल को हमारा इतिहाद PTI के साथ नहीं जाता। हमने जब लोगों में जाना है
तो हमने इन सवालों का जवाब देना है कि नहीं देना? हम इनके इत्तेहादी हैं, लेकिन इनकी तरफ से इत्तेहादियों वाला कोई पहलू आपको अगर नजर आया तो मुझे बता दें। कितने फैसले हो रहे हैं ना, किसी और के लिए लंबा शुक्रिया नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए लंबा खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। आगा साहब हमें ज़रा क्लियर कर दें, बिकॉज एक ज़माना था मोनस इलाही साहब वज़ीर नहीं बनाए जा रहे थे तो आपकी पार्टी नाराज़ थी, मीटिंग्स में भी नहीं बैठती थी, हल्फ बर्दारियों से फ़ारग हो जाते थे। फिर आपने कहा बस जब तक सरकार कहेगी रियासत हम बैठेंगे। एक दिन चौधरी साहब कहते हैं परवेज़ इलाही साहब देखें किचन में सामान पकड़ा, पकने दे बात करेंगे। आज मोनस इलाही और बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ख़ुद एक ज़माने में बात करने के रवादार नहीं थे। खुदा का वास्ता हमें बता दें कि आप लोग खड़े कहाँ हैं, कहाँ खड़ी है PMLQ, और हमें कुछ समझा दें। मालिक देखें, हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, और हम एक वो पार्टी हैं जो अपने वादों और अपने मुआदों पर कायम रहने वाली पार्टी है। ये सारी बातें जितनी आपने सुनाई हैं उसके अंदर मुझे एक बात बता दें कि जहाँ पे हमने ये कहा हो कि हम मुआदा तोड़ रहे हैं और हम मुआदे से बाहर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपना मैंडेट पूरा करे। लेकिन ये बातें बिल्कुल सच है कि ये रवैयों के ऊपर मुनहसर होता है कि जो रवैया दूसरी तरफ से जिसके साथ मुआदा हो उसकी तरफ से जो अपना अमल होता है उसका रद्द-ए-अमल भी होता है। तो ये सियासत का हिस्सा है कि ये मायूब बातें तो नहीं है। अब लेकिन हमारी सेंटिटी है, हमारी क़यादत का एक रवैया तो है कि वो अपने वादों और अपने मुआदों को निभाते हैं। ये इस बात पे हम कायम हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कायम रहें। कायरा साहब मुझे तो कन्फ्यूजन बड़ी है, काइंडली अगर आपको समझ आती है आप बताएं। इन्हीं एलाइज को कर रहे हैं, आपके अपने को चेयरमैन जरदारी साहब खुद चल के गए, उन्होंने बातचीत की। ये तो अजीब कन्फ्यूजन सी नज़र आ रही है। ये वो कहते हैं हम उधर ही खड़े हुए हैं, तो फिर सारे शहबाज शरीफ भी चले गए 14-15 साल बाद, आप लोग भी चले गए, और ये तो क्लियरली दूसरी तरफ हैं। तो इज इट अ वेस्टफुल एक्सरसाइज की आप लोगों ने? मालिक साहब, पहली गुजारिश ये है कि हमारी दानिश में मौजूदा गवर्नमेंट फेल हो गई है, लोगों की जिंदगियों में आसानियों की बजाय तलखियां भर दी हैं, उनकी जिंदगियां तंग हो गई हैं, गुर्बत बढ़ रही है, अमीरों की अमारत बढ़ रही है। इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस में धकेल दिया है और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे ये कंप्रोमाइज करना शुरू हो गए हमारी दानिश में। हो सकता है कुछ लोगों की राय से मुख्तलिफ हो, और अगर हमारी दानिश में हम समझ रहे हैं और दुरुस्त समझ रहे हैं तो फिर हमें इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम इक़दामात उठाने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी तो कुछ साल पहले, 1.25 साल पहले की ये बात कह रही थी कि हमें इस गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद लाना चाहिए। एक तो हम सियासी और आईनी रास्ता देखेंगे और कोई रास्ता नहीं देखेंगे। दूसरी बात कि हमें वो करना चाहिए जो इस वक्त डिमांड ऑफ द टाइम है। अब उसको सक्सेस करने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए क्या किया जा सकता है? हुकूमत के इत्तेहादियों से रब्ता किया जा सकता है, क्योंकि वो भी उतने ही मुश्तैल हैं, उतने ही परेशान हैं, उतने ही पाकिस्तान के अवाम के बारे में मुतफिक है या उनको परेशान है जितने बाकी अपोजिशन की जमातें हैं। और वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान का लोगों का गजो गजब बढ़ रहा है। ये हुकूमत दिन ब दिन, और आप देखिए गवर्नमेंट के इत्तेहादी दोनों जमातें, तीनों जमातें जो है, उनका मुख्तलिफ औकात में उन्होंने हुकूमत को क्या राय दी है, और उन्होंने जो बार बार आगा साहब ने दी, चौधरी शुजात साहब ने दी, परवेज इलाही साहब ने दी, या MKM की तरफ से जो राय आई, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ने 1% भी अमल किया? कोई बेहतरी आई उस अमल से? आंसर इज नो। तो उसके अंदर भी एक परेशानी का आलम है। अब देखना यह है कि इस परेशानी के आलम में क्या कोई बेहतरी का रास्ता उनके लिए बन सकता है? आंसर इज नो। हमने कोशिश की, शहबाज शरीफ साहब भी गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गए, और ऐसे नहीं गए। हमें नेक नीति से एक कोशिश करनी चाहिए, और चौधरी साहबान को भी पता था कि वो क्यों आ रहे हैं, और लिहाजा उन्होंने भी उसको वेलकम किया। और मेरे इतला के मुताबिक उन्होंने तीनों क़यादतों से ये बात कही है कि हम आपकी जो गुफ्तगू है, आपका जो मुतालबा है, आपकी जो सजेशंस है, हम अपनी पार्टी के अंदर रखेंगे और फिर उसके ऊपर आपको अपनी राय से आगाह करेंगे। चौधरी मोनस इलाही साहब ने जो बातें की हैं वो मुझे तो समझ नहीं आई कि या तो फिर उनके घर का फैसला हो गया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है उसको, उसमें भी
जो मुझे बड़ा बसाद एहतराम बहुत शदीद जिस पे तकलीफ हुई है और एतराज हुआ है, वो उन्होंने कहा है कि ये जो एक तमाशा लगा हुआ है आने जाने का, और ये आजकल जो मुल्क में, ये तमाशा नहीं है जनाब, ये एक बड़ा संजीदा काम है, एक संजीदा क्राइसिस है। और आपके घर में ये आपके घर की रवायत नहीं थी, आपके घर की रवायत इससे मुख्तलिफ थी। इख्तलाफात अपनी जगह, बहुत दूर दूर हम लोग रहे, इसके बावजूद हमेशा बर्दाश्त का और बेहतर अल्फाज का माहौल बना रहा। आज अगर उनकी दानिश में कोई तमाशा लगा हुआ है तो उनको चाहिए कि वो अपने घर में बात करें और वो अपने घर के अंदर आने वाले लोगों को तमाशा ना कहें, वो इस तमाशे को खुद ही बंद कर दे तो बेहतर है। तो मुझे अफसोस हुआ उनकी बात सुन के आज शदीद। तो मैं अपनी जमात में भी बात करूंगा इस पे कि अगर उनका हमारे बारे में यही ख्याल है या अपोजिशन की जमातों के बारे में यही ख्याल है, यही तरीकाकार जनाब इमरान खान साहब का है, तो फिर हमें भी सोचना चाहिए अदम एतमाद हो पाएगा, इंशाल्लाह हो पाएगा। हमारे पास पीटीआई के अपने लोग भी हैं जो उनसे नाराज बैठे हैं, बाकी तादी भी हैं, लेकिन एक जनरली जो इज्जत आबरू का एक रिश्ता है, इख्तलाफात के बावजूद अगर वो कोई काम नहीं रख सकता तो उसके साथ चलना मुमकिन नहीं होना चाहिए। तो मेरी ये राय है। जुबैर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक क्विक आंसर मुझे चाहिए आगा साहब का इस पे। आगा साहब, ये जो जैसे कारा साहब ने क्या ये फैसला हो गया है? क्या मोना सलाई ने फैसला सुना दिया कि बस ये तय हो गया कि हम गवर्नमेंट के साथ ही हैं और ये सिर्फ चाय शाय पिलाई थी और तमाशा लगा था, दैट्स इट? जो गिला बन रहा है कारा साहब का, इस पर क्या कहते हैं आप? देखें, कायरा साहब ने जो बात सुनी है, मैं समझता हूँ कि वो मुकम्मल बात सुने तो मेरे ख्याल में वाज़े हो जाती है। मुनर साहब ने जो कहा है कि लोग आते हैं जाते हैं, हम मिलते हैं, उनको वार्म वेलकम करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, ये हमारा वतीरा है, हम तल्लक भी बनाते हैं और तल्लक निभाते भी हैं। तो ये सारी बात को अगर सुने और तमाशे को अलग कर लें तो मेरे ख्याल में कोई बात उन्होंने मायूब नहीं की। ये तमाशा जो है वो आम लफ्ज़ों में ये जो रोला गोला होता है सियासत के अंदर, उसको क्या मोनस ने बताया आगा साहब का फैसला हो गया? मोनस ने बताया है, उन्होंने कहा कि पीटीआई वालों को कहें, सुन ले, उन्होंने कहा है कि आप पीटीआई वालों को कहें कि घबराएं नहीं और हम आपके साथ ही खड़े हुए हैं बस। तो ये फैसला कर लिया आप लोगों ने? देखें, अगर मोनस साहब ने ये कहा है कि घबराए नहीं तो उनको घबराहट नजर आई होगी, तो उन्होंने कहा ना कि घबराए नहीं। तो हमारी तरफ से जो मोनस साहब ने बात की है वही वाली बात है जो मैं कर रहा हूं कि एक मुआदा है और हम निभाते हैं, हम मुआदा निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बातें जो हैं इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पार्टी की मीटिंग होगी, उसके अंदर सारी चीज़ें जो जितने कायदीन आके मिले हैं वो सारे एजेंडे सामने रखे जाएंगे, सारे मुतालबात सामने रखे जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगी और हमारी पार्टी के अंदर तसलसल के साथ मुशावरत होती है। जुबैर साहब आपने बातें सुन ली, फाइनल फैसला भी सामने आ जाएगा। चले, वो इसरार कर रहे हैं आगा साहब के फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन जुबैर आपने बातें सुनी और मुझे तो कायरा साहब की बात में भी वजन काफ़ी नज़र आया कि गिला तो उनका बिल्कुल बनता है, लेकिन जिस गर्म जोशी से 14 साल के बाद आप लोग चले गए और सारी बात हुई, फिर फजलुर रहमान भी पहुंच गए, फिर जरदारी साहब भी पहुंच गए, तो आर यू गाइज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री? क्या बिल्कुल ख़त्म है? क्योंकि मेरी इतला तो ये है कि PMLN ने अपने प्याम्बर के ज़रिए ये ऑफ़र दी है PMLQ को कि अगर या इनके साथ आप आते हैं, वो आपका साथ देते हैं, तो आपकी पार्टी को इनका चीफ मिनिस्ट्री पे भी एतराज़ नहीं होगा, आप लोग ना ताउन करेंगे, ना आप उनकी कैबिनेट में बैठेंगे प्रोविंशियल में, मगर आप एतराज़ भी नहीं करेंगे। तो एक तरफ आप लोग इनको चीफ मिनिस्ट्री भी ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे, तो क्या इसी तरह ही निगोशिएशंस फिर चल पाएंगी आगे बातें? नहीं, मेरा ख्याल है बालिक, ये जो चीफ मिनिस्टरशिप की ऑफ़र है, ऐसी इतला मेरे पास तो कोई भी नहीं है, और जिनसे भी मेरी बातचीत होती है पार्टी की लीडरशिप में, ऐसी कोई इतला नहीं है। PM ज़ाहिर है सबके सामने बातचीत हो रही थी और हमारा जो नुक्ता वही है जो मेरा ख्याल है कायरा साहब ने, नहीं मैं लेट मी क्लैरिफाई, ये शहबाज शरीफ साहब वाली मीटिंग में पैगाम नहीं गया,
ये अलहदा भिजवाया गया। लेट मी नहीं, मैंने कहा वो सीक्रेट आपने कहा सीक्रेट मीटिंग में किसी में बात हुई है, अलग से पैगाम पहुंचाया गया। लेकिन देख, वो तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ अगर इतने करने होंगे वो तो ख़त्म ही नहीं होंगे। MQM भी अपना मांगे का हिस्सा पता नहीं क्या क्या मांग सकता है उनका। ज़ाहिर है सियासी लोग हैं, वो जब सियासत की बात करते हैं और अगर साइड चेंज करने की बात कर रहे हैं तो हर एक का मालिक इसमें तो कोई मेरा ख्याल है दो राय नहीं है, ना शर्माना चाहिए। वी आर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, वी आर कम्पीटिंग फॉर पावर। और अगर कोई पावर गेम में जब कोई मुलाकातें होती हैं और आप ये किसी को ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, तो एक नेचुरल किसी का हक बनता है कि जी हमारे लिए इसको इमरान खान को छोड़ के आपके साथ आने में सियासी तौर पर क्या फ़ायदे हैं। मैं पोजीशंस की नहीं बात कर रहा, सियासी तौर पर क्या फ़ायदे हैं कि 1.5 साल पहले हम हुकूमत से बाहर हो जाएं, एक नया इलेक्शन आए जिसमें हमें पता नहीं कि क्या होगा। और अभी तो वी हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन दैट सेंस कि जी हमारे पास स्पीकर भी है, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ भी हैं एंड सो ऑन। लेकिन तो उस हवाले से उनके कंसर्न्स तो होंगे जो कि आप एड्रेस भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल 100% ये कह सकता हूँ, ये जो अब सीक्रेट कौन सी मीटिंग हुई है, क्या ऑफ़र हुई है, आई एम एब्सोल्युटली नॉट अवेयर ऑफ। और PMLN में ऐसी कोई चीज़ ज़ेर बहस नहीं है कि जी ये इस किस्म की ऑफ़र करें तो शायद हमारा काम हो जाए। आपके ख्याल में PMLQ ने फैसला कर लिया, जो मोनसलाई की हमने स्टेटमेंट भी सुनाई, आपके ख्याल में क्या PMLQ ने फैसला कर लिया कि वो किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी? आगा साहब कह रहे हैं कि भी हमने करना है। सुबह तक अभी तक तो मैं यही समझा था, लेकिन आगा साहब ने थोड़ा सा उसमें डाउट क्रिएट कर दिया है कि जब तक मीटिंग नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि वो तकड़ा रहने के लिए उन्होंने इशारा उनको कहा है कि जी आप घबरा रहे हैं, आपके लोग घबरा रहे हैं, PTI के लोग घबरा रहे हैं, उनको कहें तकड़ा होकर खड़े हों। अगर तो ऐसी कोई बात है, हम भी समझते हैं कि जी जो हमारे से कहा गया था कि वो मीटिंग होगी उनकी, जो भी उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें ये सारी चीज़ें, और उनको इस पर डिबेट करनी है। ये तो बड़ा नेचुरल चीज़ है कि सिर्फ 1.5 साल में पावर में रह के मज़े लेके, क्योंकि जितने मसाइल हैं। अच्छा जुबैर, मुझे एक बात बताइए, फिर मैं चीमा साहब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। मुझे एक चीज़ बताइए, अब नज़र ये आ रहा है कि आपकी तरफ से नवाज शरीफ साहब बड़े फ्लेक्सिबल हो गए। पहले वो कहते थे कोई हमने एतमाद का वोट नहीं लेना, यहाँ रिज़ाइन करेंगे, बाहर जाएंगे, गिरा देंगे गवर्नमेंट, ये होगा। अब वो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस पे भी आ गए, जो पीपल्स पार्टी कहती थी। फिर ये भी बात हुई, सुना ये फ्लेक्सिबिलिटी भी शो कर दिया कि ठीक है इमरान खान को फारिग करें, फिर फ्यूचर देख लेंगे सेटअप, और ये भी देख लेंगे कि इलेक्शन कब होने कब नहीं होने। क्या आपकी तरफ से अब पहली और लास्ट प्रायोरिटी पहले ये है कि किसी भी कीमत पे इमरान खान हटें, बाकी चीज़ें बाद में तय होंगी? और मियाँ साहब क्या इस बात पे आ गए? इन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ इमरान खान सबसे ऊपर हैं कि उनका जाना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। बाकी चीज़ें कि जी फिर फ्यूचर सेटअप कैसे होगा, क्या असेंबली चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, क्या अर्ली इलेक्शंस कॉल होने चाहिए, अगर क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर फ्लेक्सिबल हो गई ना। अच्छा एक सवाल और, अगर 18 फरवरी को इंडाइटमेंट हो जाती है शहबाज शरीफ साहब की नैब कोर्ट के अंदर, तो क्या ये साइन नहीं है कि जो सिस्टम आप लोगों के खिलाफ जा रहा है, और जो ये आप लोगों ने इंप्रेशन दिया हुआ था कि जी वो न्यूट्रल हो गया, फलाना न्यूट्रल हो गया, अब हम ठीक है, हम खुद गिरा लेंगे, तो इसका मतलब है कि फिर क्या इसको ये समझा जाए कि सिस्टम न्यूट्रल नहीं रहे? मालिक मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, बेशक बाद में टाइम कम कर। ये तो देखें ना, एक चीज़ जिस पर हम इतराज़ करते रहे हैं कि वी हैव बीन अनडन बाय द सिस्टम। वो जब कहते हैं ना कि जी वो आपने ये हरकतें ऐसी की हुई थी और आपके ऊपर केसेस इतने थे, कोई भी नहीं था। आपने खुद आपके सवाल में ही ये जवाब है कि ये सारे फैसले जो होते हैं ये कहीं और होते हैं, ये फैसले लीगल बुनियादों पर नहीं होते, ना मियाँ नवाज शरीफ के लिए, ना मरीम नवाज के लिए, ना शाहिद खान अब्बासी के लिए, ये फैसले कहीं और होते हैं। एक तो आपके सवाल में ही वो जवाब है। हम समझते हैं कि 3, साढ़े 3, 4 साल के बाद, इतना एग्जॉस्ट होने के बाद हुकूमत के पास, नैब के पास, FIA के पास कुछ बचा नहीं है कि जिसके बुनियाद पर वो जाके 18 फरवरी को शहबाज शरीफ को, इससे कतई नज़र कि क्या आजकल हो रहा है,
तो अगर उसको इस तरह से रीड करे कि 18 फरवरी को इंशाल्लाह ताला सुरखरू होंगे मियाँ शहबाज शरीफ, तो अगर वो सुरखरू होते हैं तो अगर आपकी इंटरप्रिटेशन या बाकी लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि सिस्टम सॉफ्ट हो गया हमारे साथ, तो लेट इट बी। ठीक, चीमा साहब मुझे बताएं, इसी बात पे पहले मैं आपसे सवाल कर लूँ। ये 18 फरवरी पे बड़ी बहस हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग, इसको दो एंगल से लिया जा रहा है। एक तो ये कि जी देखें, नैब चेयरमैन को मुस्तकिल अब नया आपने लगाया नहीं है, पुराने जौन से हैं वो बिल्कुल इंटरम बेसिस पे चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल डिपेंड कर रहे हैं ऑन द प्राइम मिनिस्टर की जो ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश पे ही वो सर्व करेंगे। फिर शहजाद अकबर हटा दिए गए, एक नए उनकी जगह अकाउंटेबिलिटी ज़ार ले आए, और साथ ही हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले गिला किया कि जी कोर्ट्स और सब अर्जन कर रही हैं, डेटे नहीं दे रही। हम ये चेंज ऑफ सेटअप देखते हैं और साथ ही एक नया ज़ार आता है, और साथ ही हम देखते हैं कि नैब कोर्ट जौन सी है वो ट्रैक करके एक डेट भी दे देती है। क्या ये मैसेज है? और उसी में मेरा दूसरा सवाल है, और अगर ये किसी भी वजह से पोस्टपोन हुई ये इंडाइटमेंट, तो क्या फिर हम ये समझें कि नहीं, निज़ाम ने आपके ऊपर से हाथ उठा लिया? देखें, इसमें मालिक साहब हुकूमत बहुत बड़ी चीज़ है। 4 असम्बलियाँ हैं, ये 6 असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली है, सेनेट है, उसे किसी अदालत की या किसी नैब की या किसी FIA की तारीख से कि जी किस तारीख को आप कह लें अपना उन पे कौन सी दफ़ा लगी है या कौन सी नहीं लगी, गिरफ्तार हुआ है कि नहीं, उसके साथ ना इसको रिलेट करें। इतनी छोटी बात पे कि जी हुकूमत इसके शहबाज शरीफ की इंडाइटमेंट है इस केस का। चीमा साहब, इस केस पे प्राइम मिनिस्टर बार बार बात कर चुके हैं, अपना दुख का इजहार कर चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन शो कर चुके हैं कि देखें बिलियंस आ गए फलाने नौकर के पास, चपरासी के पास, और उस मुकदमों के अंदर अदालतें कुछ नहीं कर रही। ये केस तो आपके टॉप ऑफ द एजेंडा पे है, गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर के है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के नहीं, बेसिकली अदालत के एजेंडे पे होना चाहिए कि 16.3 अरब रुपया है, 14 नौकर हैं, 17,000 ट्रांजैक्शन है, वो सीधे शहबाज शरीफ साहब के घर गए हैं, वो ओपन एंड शट केस है, बंदा पकड़ा ना जाए, वो गिरफ्तार ना हो, ये इशू है ये इशू है इस मुल्क में। ये जो आप कहते हैं एलीट कैप्चर्ड है, एलीट कैप्चर्ड इसे कहा जाता है। ये जो परसेप्शन है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है यहाँ पे, ये आप कह लें कि तो आपके नज़दीक इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको धोना पड़ती हैं। अगर इंडाइटमेंट हो गई तब भी उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और अगर और पोस्टपोन हुई तब भी सिग्निफिकेंस नहीं। जी आप बोलिए, मैं सिर्फ सवाल ऐड कर रहा हूं। नहीं, मालिक साहब थोड़े दो फिक्रे बोल लेने दिया करें। देखिए, अपोजिशन में 2 बंदे बैठा हूं, तो आप मुझे थोड़ी सी बात करने प्लीज सर, दरमियान में रोके ना। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसमें आप कह रहे हैं कि किसी एक तारीख या एक वाक़या या किसी एक 18 फरवरी से रिलेट ना करें। ओवरऑल अगर गिरफ्तार नहीं होते तो शायद मतलब आप कह लें कि किसी रिलेट किया जाए कि कहीं से कोई सहूलत आ रही है या सपोर्ट आ रही है। अदरवाइज़ किसी एक तारीख के साथ इसे रिलेट स्पेसिफिक करना ठीक नहीं है। बाकी देखें, इसमें जो आपका ना आपका जो तरीक़े अदम एतमाद है, तरीक़े अदम एतमाद में मालिक साहब एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें आप, इसमें 3 चीज़ें होनी हैं। सबसे पहले यहाँ तय होगा कि यह वज़ीर आज़म कौन होगा, फिर उस वज़ीर आज़म की या उसकी टेन्योर क्या होगा। मुझे नहीं समझ आती कि पीपल्स पार्टी को 1.5 साल से कम उनको इसमें कोई इंटरेस्ट हो सकती है, या वज़ीर आला कौन होगा। फिर आगे बाकी इत्तेहादियों के साथ यू कैन से कि तकसीम इख्तियारात की या हुकूमत की किस तरह होगी। सो बहुत सारी चीज़ें तय होनी होती हैं। फिर ये कि हिस्ट्री क्या है कि PMLQ और PMLN इन दोनों की अगर देखें तो राइवलरी हमारी तो नून के साथ है, हमारी तो कभी काफली के साथ नहीं रही, लेकिन इन दोनों को तो आपस में जो कुछ है वो आपको पता है। फिर आप इसी तरह देखें कि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो इश्यूज हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह GDA और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इश्यूज हैं उनकी एक हिस्ट्री है, बाकायदा उनकी बड़ी दूर तक उनकी रूट्स जाती हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें तो पहले तय होनी है, फिर शुरू होना है प्रोसेस कि जी हमें कोई खतरा है कि नहीं। खतरा गेज करना हम उस वक्त शुरू करेंगे जब ये चीज़ें तय हो जाएंगी। मैं समझता हूँ इसमें अभी तक कोई एक भी चीज़ तय नहीं हो सकी। ज़ुबैर साहब की या शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की एक ही इंटरेस्ट है कि किसी तरह इमरान खान साहब चले जाए। आगे क्या देना है, किसी को क्या करना है, किसको कन्विंस करना है, वो चूंकि अभी तक बात आपने 2 बातें की है, इसमें मैं कायरा साहब से जवाब ले लूं। आपने 2 बातें की हैं, मैं कायरा साहब से डायरेक्ट उसका जवाब ले लूं। कायरा साहब, चीमा साहब ने 2 इंटरेस्टिंग बातें की है। एक फिक्रा ऐड कर लेने। जी
एक फिक्रा ऐड कर लेते हैं। मैं कह रहा था कि ये समझते हैं कि हम किसी के घर चले जाएंगे तो वो बड़ा बाउंड है हम पे, आप कह लें कि हमें ओबे करने का या साथ चलने का। ये स्टेट ऑफ माइंड जो है ये आज तक इनका नुकसान कर रही है, करती रहेगी। कारा साहब ये बताएं, ये एक परसेप्शन है जो अभी चीमा साहब ने भी उसको हाईलाइट किया है कि देखें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर वो ये है कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं मानेगी कि अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब होता है वोट तो फिर ये निज़ाम जल्दी इलेक्शन की तरफ जाए, और ये चाहेंगे कि 1.5 साल जौन सा है ना वही हो। और ये पीपल्स पार्टी बेसिकली इसमें स्पैनर फेंक रही है। और साथ ही ये सवाल, क्या आपके ख्याल में एक कोइंसिडेंस है कि प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली गिला किया कोर्ट्स को कि आप लोग तारीखें डल रही हैं और देखेंगे बड़े लोगों के केसेस नहीं चल रहे, फिर हम शहजाद अकबर का देखते हैं, फारग कर देते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर, फिर साथ ही वहाँ पे एक नया बंदा आता है, ये भी डेली चार्ज पे काम कर रहे हैं चेयरमैन नैब, एंड सडनली इंडाइटमेंट की डेट सेट हो जाती है लीडर ऑफ द अपोजिशन की। 27 को आपकी मूवमेंट शुरू होनी है, मार्च को उसकी होनी है, नो कॉन्फ्रेंस की गेम चल रही है। क्या ये को इंसिडेंस है? और सेकंड, क्या आपके लोगों का ये इसरार है कि नहीं फौरी इलेक्शन नहीं होंगे, वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस अगर कामयाब हो जाता है और ये 1.5 साल रहनी चाहिए गवर्नमेंट, जो भी इंटरिम गवर्नमेंट आए? डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश तो ये आर्गूमेंट कहां से आ गया कि पीपल्स पार्टी को ये कभी पसंद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रही है। आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि कौन सी हुकूमत, और दुरुस्त कहा कि कौन सी जमात होगी जो इन हालात में मुल्क अपने जिम्मे डालेगी, इनका सारा जो बर्डन है वो अपने ऊपर डाल ले, कोई जमात ये नहीं कबूल करेगी कभी भी। सो हमने दसियों प्रोग्रामों में बार बार कहा है, हाँ पीटीआई का ये हक बनता है कि वो इस तरह के फीलर छोड़ते रहे ताकि अपोजिशन के अंदर आपस में क्लैश रहे। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि हम आपके प्रोग्रामों में, बाकी प्रोग्रामों में मेरी जमात के बाकी लोग वजाहत से ये बात कह चुके हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना अगले आने वाली हुकूमत का काम होगा जो इस असेंबली से बनेगी, और वो फौरी तौर पे अगले इंतखाब की तरफ जाएगी, और वो जो है इत्तेफाक राय से कानून साजी होगी इलेक्शन के लिए। जो इस हुकूमत ने कानून साजी किया है उसको, जो गलत कानून, ये शॉर्टेस्ट कारा साहब, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम से क्या मुराद है आपकी? कुछ हफ्ते, कुछ माह? क्योंकि 1.5 साल तो टोटल रह जाएगा पीछे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये काम हफ्तों और महीनों का हो सकता है, ये 6 महीने का भी नहीं हो सकता, ये इससे पहले होना चाहिए यकीनन। और ये है कि इत्तेफाक राय से हो ताकि उसकी वाइडर ओनरशिप हो। इनकी तरह ये उतावलेपन में या अपने इंटरेस्ट के लिए सब कुछ बुलडोज करते हुए ना हो कि एक ऐसा कानून जिसको सिर्फ हुकूमत मानती है और कोई बंदा, कोई जमात वो नहीं कर, बशमूल इलेक्शन कमीशन के, तो ऐसी सूरत में वो कानून गैर मोतबर हो जाता है, उसके तहत होने वाला इलेक्शन भी बेमानी हो जाएगा। और दूसरा सवाल कारा साहब, दूसरा इनका ही सवाल था, क्या आप लोगों ने इस पे डिस्कशन की है? ज़ाहिर आप तो इसलिए कर रहे हैं ना कि आपका ख्याल है कि आप कामयाब होंगे, कि वजीर आजम किसका होगा? PMLN का होगा? ये सवाल आपका आ गया। सवाल ये है मालिक साहब, गुजारिश ये है कि पहले अपने प्रिंसिपल तय करने होते हैं। आपने प्रिंसिपल तय करना था। हमारा मुतालबा था कि अपोजिशन जो है इसको अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए, हमारे बाकी साथी एग्री नहीं कर रहे थे। सो पहले तो अपने प्रिंसिपल पे एग्री करना था कि हाँ आइए अदम एतमाद करते हैं। उसके बाद आपने उसकी निटी ग्रिटीज तय करनी है। बिलाशुबा ये सवाल है कि जी अगला वजीर आजम कौन होगा, कैबिनेट कैसे होगी, कितनी जल्दी हम ये काम कर पाएंगे, किसके जिम्मे कौन कौन से काम होंगे। तो ये जल्द से जल्द अगले चंद दिनों में अपोजिशन की जमातों की जो कमेटी बनेगी या जो भी होगा वो उसको हैंडल करेगी। ये एक बाकायदा प्रोसेस है, और ये मीडिया के अंदर बैठ के डिस्कस तो नहीं होगा ना कि हम आपको बताएंगे जी फलां मेंबर हमारे साथ राब्ते में है, अपोजिशन की फलां जमात ने हमें ये कह दिया है। ये कभी हो सकता है कि मैं आपके सामने बैठ के यहाँ बातें कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ? ये तो उसी दिन वाजे होगा जिस दिन हुकूमत के साथ हुकूमत अपनी टो लगाने की कोशिश करेगी, हम अपने तौर पे इसको सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे, और मीडिया अपनी जो है वो कलामे मिलाएगा। तीसरी गुजारिश कि जी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोइंसिडेंस है कि अदम आ गया है, उनको फर्द जुर्म लगने की डेट आ गई है। देखिए मालिक साहब, हम तो कह ही रहे हैं ना कि ये हुकूमत बजबर हर काम करना चाहती। इन्होंने नैब के जरिए, नैब के चेयरमैन के ऊपर भी तलवार लटका रखी है। जो इन्होंने एडवाइजर लगाए हैं उनको भी एक बंदा नया खड़ा करके उसको भी टास्क कर दिया गया है। अदालतों के ऊपर दबाव डालने की इनकी भरपूर कोशिश है। वजीर आजम साहब बारहा अदालतों के बारे में इस तरह के कमेंट्स करते रहे हैं जिससे अदालतें दबाव में आए।
इनके लोग, आज मैं सवाल करता हूं हुकूमत से कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टें उठा के आपके केस फेंक रही हैं कि इसमें सबूत नहीं है, हमें सबूत दें, और वजीर आजम साहब बेशुमार दफा कह चुके, हुकूमत के लोग कह चुके कि जनाब प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर है, तो हुकूमत बताए कि उसने प्रोसिक्यूशन के लिए कोई एक कानून बनाया है? प्रोसिक्यूशन को एम्पावर मालिक साहब आपने करना है, पीपल्स पार्टी ने करना है, मुस्लिम लीग ने करना है, या हुकूमत ने करना है? उधर तो आपने किया कुछ नहीं। और ये जो काम अगर ऐसा है तो फिर मालिक साहब ये कौन सा एहतसाब है? ये तो सीधा फिर वही बात हमारी साबित हो गई ना कि हुकूमत अपने हथकंडों को, इदारों को इस्तेमाल करके अपने मुखालफिन के रवैये बदलना चाहती है, उनकी जबानें बंद करना चाहती है। आगा साहब, कामिल आगा साहब, सर पॉइंट टेकन। कामिल आगा साहब, ये मुझे बताएं, आपने अभी कहा है अगरचे कमर साहब, कायरा साहब तो ये समझें कि आप लोगों ने फैसला कर लिया, लेट से आप कहते हैं कि अभी आपकी पार्टी ने डिसाइड करना है, आप मैंने जो कहा वो ये है कि साहबान ने इस पे टाइम लिया था कि हम अपनी जमात के साथ मुशावरत करके बताएंगे। अब मुनर साहब ने कह दिया है, वो कैसे कहा ये हमें नहीं पता, इस पे आगा साहब कहते, लेकिन मैंने नहीं कहा कि उनका फैसला फाइनल। ठीक है, आगा साहब मुझे ये बताएं, अगर आपने फैसला नहीं किया तो किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने इधर चलना है या अपनी रुख बदलना है? क्योंकि आप लोग सारे ऑन रिकॉर्ड बुज़दार साहब की गवर्नमेंट को खुल के क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि जी उन बिल्कुल बैड गवर्नेंस है, मिस गवर्नेंस है, पंजाब बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। आप सेंटर के ऊपर भी आपकी बड़ी क्रिटिसिज्म आई हुई है कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स नहीं है। कभी भी आप लोगों ने आपने ये कहा कि हम इमरान, हमें पसंद है इमरान के, हम साथ हैं। किस अवामिल पे आप फैसला करेंगे कि अच्छा अब हम वक्त आ गया कि हम हट जाएं? क्या जब आपको रियासत कहेगी, या उसके अलावा भी कोई अवामिल हैं जिसकी बेसिस पे आप फैसला करेंगे? वो कौन से अवामिल हैं? देखें मालिक, मैंने जो बात की है बड़ी वाज़ेह बात की है। मैंने कहा कि हमारा फैसला आज तक वही है जो हमेशा से था, और हमारा रवैया, हमारी क़यादत का रवैया और हमारा वतीरा यही है कि जिससे साथ वादा करते हैं, जिसके साथ वादा करते हैं उसको तो मेरिट में नहीं करेंगे, बस आपने क्योंकि कह दिया तो कह दिया। ये अपना मैंडेट, ये कि पंजाबी फिल्म का ही विलन है, वो कहता है मैं अपनी जिद व्यावांगा, ये वो वाली बात है कि आप रिव्यू नहीं करेंगे कि अगर हमने फैसला किया कल को नहीं ठीक था? नहीं, मेरे ख्याल में मालिक साहब, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो बड़े वाज़ेह हो जाएगा। मैंने जो कहा वही मेरी बात तकरीबन मुनर सलाई साहब ने कही है कि हम अपने वादे पे कायम हैं और हम खड़े हैं। लेकिन ये जो आज हालात चल रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी क़यादतें आके अपना झंडा लेके और अपनी गुजारिशात लेके चौधरी साहबान के पास तशरीफ़ लाए हैं, तो वो जो बातें की हैं उनको हमने किसी जगह डिस्कस तो करना है ना। ये हमारा रवैया है कि हम अपनी जमात के अंदर मुशावरत करते हैं, और चौधरी साहबान का हमेशा से ये रवैया रहा है कि जो बात भी, जो इशू आता है उसको अपनी जमात के अंदर डिस्कस करते हैं, मुशावरत करते हैं, और चौधरी साहबान से ज़्यादा मुशावरत कोई करता ही नहीं है। आप वो तो खुले दरवाजे के साथ बैठे होते हैं और दिन रात लोगों से मुलाकातें भी करते हैं, रियासत से भी मुशावरत करेंगे, जमात के अंदर भी मुशावरत करते हैं, रियासत से भी मुशावरत करेंगे। आप जो देखें, आप जो नया, मेरी जान पहले मेरी बात सुन लें, अब जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं इनको किसी मशवरे से आगे बढ़ना होता है ना। ये मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कल भी, अच्छा मुझे कायरा साहब ब्रेक लेनी है, अपना आगा साहब ब्रेक लेनी है, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें। मैंने ब्रेक लेनी है। जो नई बातें सामने आ रही हैं, क्या इसमें कोई परेशान कुन बातें हैं आप लोगों के लिए जो आपको कहें यार ये तो नई बातें परेशानी वाली हैं, अब हमें जरा सोचना चाहिए कि देखें ये तो मालिक साहब जब मीटिंग होगी तो उसके अंदर रखा जाएगा ना। हमें क्या पता कि चौधरी साहबान के साथ जरदारी साहब ने क्या बात की, मौलाना ने क्या बात की, MKM ने क्या बात की, शहबाज शरीफ ने क्या बात की, आपसे तो बात की होगी ना, रखेंगे आगा साहब ताड़े नाल पे गल कीती होगी, तो उसके बाद उससे नहीं, कतई तौर पे नहीं जी। जब सबसे बात होनी है तो सबसे ही बात होनी है। ठीक है, मेरे साथ बात अकेले बात मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले जुबैर साहब में आएगी। जुबैर साहब आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ ब्रेक से पहले।
ये इतनी ज़्यादा इस्लामाबाद में क्यों इस पर काइट फ्लाइंग शुरू हो गई है कि आर्मी चीफ जो से हैं वो सदर को मिले हैं अलहदा, प्राइम मिनिस्टर को अलहदा मिले हैं? ये क्या है? ये बिकॉज इतनी टेंशन हुई माहौल में, ये उसका एक नतीजा है कि यू थिंक कि वाकई इसमें कुछ है? और फिर आगे ज़रा उस पर भी बात मैं करना चाहता हूँ, जो ये पिछले दिनों वो जो अवार्ड्स मिले हैं उसमें किस तरह अरबाब शहजाद साहब ने अपने वज़ीर आज़म को मेरे तो ख्याल में एम्बैरस किया है, उस पर भी ज़ुबैर आपका कमेंट लूँगा। लेकिन ये सवाल भी मैं आपको जवाब चाहूँगा ब्रेक के बाद कि इज़ देयर समथिंग टू इट, कि वैसे ही हम बिल्कुल दीवाने हो गए हैं कॉन्स्पिरेसी के साथ? ब्रेक के बाद जी ज़ुबैर आपके लिए एक सवाल छोड़ा था, क्या इसी को सिग्निफिकेंस है? बिकॉज पिछले साल मिले थे सितंबर के अक्टूबर में सदर साहब से मिलना आर्मी चीफ का, फिर प्राइम मिनिस्टर से अलहदा कि ये रूटीन मुलाकातें इतना बहुत ज़्यादा इस पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं सारे? नहीं, मेरा ख्याल है ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस तो होती है क्योंकि जाहिर सी बात है एक बैकग्राउंड है, हमारी हिस्ट्री है, और चूँकि अब एग्जैक्ट रीजंस भी नहीं पता होते तो फिर लोग बातें तो करेंगे और हर एक अपनी इंटरप्रिटेशन करेगा। सो सिग्निफिकेंस है इन मुलाकातों की, यू कांट रूल देम आउट। अगर स्वीडन में हम बैठे होते तो हमें पता भी ना होता कि मीटिंग भी हुई है या नहीं हुई है, या हांगकांग में या कहीं भी फॉर डैट मैटर। पाकिस्तान की एक बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, रीसेंट हिस्ट्री भी है, नॉट जस्ट पुरानी हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री भी है। अच्छा, मुझे तो एक चीज़ बताएं ज़ुबैर, वेरी क्विकली, थोड़ा टाइम है, फिर मैंने कारा साहब से और चीमा साहब से एक जवाब चाहिए। जितना इस वक्त हवा बन गई आप लोगों की और एक परसेप्शन आप लोगों ने बना लिया कि जैसे कोई हिडन हैंड्स या व्हाटएवर आपको अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो मुखालफत भी नहीं कर रहे, अगर अब आप लोग ना ला पाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या बुरी तरह आपको शिकस्त हुई, क्या लॉन्ग टर्म ये तबाहकुन नहीं होगी आपकी सियासत के लिए? इट्स अ हाई रिस्क गेम, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, और हाई रिस्क में ज़ाहिर है रिटर्न भी बहुत अपसाइड भी होती है अगर सक्सेसफुल हो जाएं, और उसमें डाउनसाइड भी होती है, और डाउनसाइड आपको देखनी पड़ती है, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, कि जी अगर नहीं सक्सेसफुल होंगे तो इंशाल्लाह ताला तो इन द फर्स्ट प्लेस होंगे, लेकिन आपका सवाल कि जी अगर ना हो तो बिल्कुल उसके इम्प्लिकेशंस होंगे, उसको मैनेज करने का क्या तरीक़ेकार होगा, दोबारा से अपना ग्राउंड लेने का, और क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने से पहले मियां साहब को वापस नहीं आ जाना चाहिए, उसको एक स्ट्रेंथ देने के लिए? एक उसका मैसेज ही और जाएगा ऑन ग्राउंड। नहीं, मेरा नहीं मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई ज़रूरत है कि मियां साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ लिंक किया जाए। आई थिंक जितनी पॉलिटिक्स उनको करने की ज़रूरत है और डायरेक्शन देने की ज़रूरत है और मैनेज करने की ज़रूरत है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी तो होता है ना, किसी को कोई कमी नहीं नज़र आता। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तो होता है, लेकिन कोच और जो मैनेजर होता है जो सबसे कारा साहब वेरी क्विकली सेम क्वेश्चन टू यू। कारा साहब वेरी क्विकली, फिर वही 3 मिनट है आपका जवाब लेके मैंने चीमा साहब से भी पूछना है, क्या प्रेसिडेंट के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात की कुछ सिग्निफिकेंस है कि ओवरब्लो की जा रही है दोनों मुलाकातें अलग-अलग? और सेकंड, अगर ये अब ठुस हो गया मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो क्या आपको लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा सीरियस डैमेज नहीं होगा पॉलिटिकली? मालिक साहब, मेरी कोई ये सिग्निफिकेंस नहीं है। आर्मी चीफ का प्रेसिडेंट से मिलना और प्राइम मिनिस्टर से वो अक्सर मिलते रहते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई मीटिंग उनकी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के कॉल पे भी होती है, वो खुद भी मिलने आते रहते हैं। तो कोई हाँ, पाकिस्तान के तनाजुर में उसके बैकग्राउंड पे जो गुफ्तगू होती है, जो तरीकाकार होता है, वो मीटिंगों में जाके नहीं होता। इस तरह की गुफ्तगू हमारे यहाँ चलती रही बाजी में, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के सेकंड, अगर आप लोग टेबल ना कर सके ये रेजोल्यूशन या मार पड़ी बहुत बुरी, लॉन्ग टर्म बहुत हैवी डैमेज नहीं होगा? जैसे जुबैर भी कह रहे हैं हाई रिस्क गेम है। सवाल ये है कि अगर तो हमको कोई तजर्बा करने जा रहे हो और उस तजर्बे में आप हाई रिस्क पे नहीं जाते, आप देखते हैं कि मेरा ज्यादा रिस्क ना हो, और अगर हम अपनी एक जिम्मेदारी अदा करने जा रहे हैं, हमारी दानिश में ये हुकूमत पाकिस्तान की नाकाम तरीन हुकूमतों में है, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में आग लगाई हुई है, और हम समझते हैं कि जितना अरसा रहेंगे पाकिस्तान का क्राइसिस और गहरा होता जाएगा। तो हमें बजाय इसके कि हम देखें कि इसमें हाई रिस्क है तो हम पीछे हट जाएं,
हम ये काम करेंगे तो हम पाकिस्तान के साथ लॉयल होंगे, हम पाकिस्तान की बेहतरी का काम करेंगे। चीमा तो साहब, हमें एक हाय नुकसान होने का अतमान होगा, वो नुकसान संभाला जाएगा। और ये हुकूमत हमारे नुकसान को छोड़िए, ये हुकूमत अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारने की खुद बड़ी बादशाह है। और हमारे मुल्कों में कोई लंबे अरसे के लिए स्ट्रेटेजी या नुकसान नहीं होता, छोटी मेमोरीज, शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है। चीमा साहब मुझे एक बात बताएं, चीमा साहब मुझे एक बात बताएं, हमारी तारीख के तनाजुर में अगरचे पास में वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस सारे हमेशा गवर्नमेंट नहीं जीते, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ज़्यादा अरसा चल नहीं पाई, कमज़ोर हो गई, उसके लिए संभलना बड़ा मुश्किल है। क्या आपके लिए ये लूज लूज ऑप्शन ही है? अगर आप लोग जीत भी गए तब भी आपको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, या आपके ख्याल में अगर आप लोग ये इसको ख़त्म कर देते हैं तो फिर फारग है ऑपोजिशन पब्लिक परसेप्शन में और वैसे भी? अच्छा हमारा सब टाइम थोड़ा सा ब्रेक अपना डिस्टर्ब ना करना। एक तो यह है कि जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप समझे कि ख़त्म है गेम। ये आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना इलेक्शन कैंपेन कह लें या एक करेक्टर असैसिनेशन या गांध उछालना, उसी तरह की बात चलती रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। दूसरी बात आप बार बार कह रहे थे कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग की आप कह लें कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस बहुत है कि रिसेंट अभी आपको बड़ी सक्सेस मिली है चाइना में, वहाँ पे आप कह लें दोनों आर्मी पाकिस्तान की स्टेक होल्डर है और रशिया भी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर स्टेक होल्डर जो है उसको डेफिनेटली फिक्र होती है। सो रशिया जा रहे हैं। और फिर तीसरी बात के प्राइम मिनिस्टर को जब मिलने जा रहे थे तो उससे पहले मेरे से मुलाकात हुई उनकी, जस्ट वो आप पहले एंट्रेंस पे कुछ 4 मिनट की 3 मिनट की, तो मुझे उन्होंने पूरा पूछा कि काटन कितनी हो रही है और ऑयल कितना हो रहा है पाकिस्तान में और खुराक की क्या सूरत हाल बनेगी, रेट क्या बनेगा, स्पोर्ट प्राइस क्या रख रहे हैं वगैरह, 4-5 मिनट की 4 मिनट तकरीबन। तो मतलब ही वॉज वेरी कंफर्टेबल। और मैं समझता हूँ उनकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो सारी की सारी जो बस स्टेक होल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या पाकिस्तान की इकानमी या पाकिस्तान की जो वेल बीइंग है या आगे आप कह लें कि जो आपके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड में ही वाज लाइक दैट डेफिनेटली। मतलब चूँकि 4 मिनट बात मजाक नहीं होती, एक लंबी बात है ना जी, तो 2 ही बंदे बात कर रहे हो तो बड़ी बड़ी डिटेल्स में बात हुई या बात से पूछा मुझे, तो टोटल मतलब पूरी सारी क्राफ्ट का या पूरी फूड का और वर्ल्ड वाइड कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यू कैन से कि ये इसकी अहमियत है। लेकिन एक बात आप याद रखें, इस वक्त आपकी इकानमी नहीं अफोर्ड नहीं करती कि किसी किस्म की अनस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं करती, और इस बात का एस्टेब्लिशमेंट को पता है। एक आखिरी बात जो मैं कायरा साहब के हवाले से करूंगा, कायरा साहब ने 3-4 बार बात की है। कायरा साहब आपका भुट्टो साहब के दौर में 88% महंगाई हुई थी 5 साल में, 88%। बेनजीर साहबा के पहले दौर में 26% 2.5 साल में हुई थी। बेनजीर साहबा के दूसरे दौर में साहब ने कहना याददाश्त भी थोड़ी है ना, भूल जाते हैं। और जरदारी साहब रन आउट ऑफ टाइम, रहने साहब बड़ी मजबूरी है, रन आउट ऑफ टाइम। नाज़रीन मैं शहजाद अकबर की स्टोरी रहेगी, अब कल ही डिस्कस करेंगे, और वो भी मैंने आपको बताना है कौन सी लंदन की मीटिंग अरबाब शहजाद की, और वो भी जो मीटिंग लंदन की उसका भी अब कल ही होगा। लेकिन एक चीज़ में टोटली एक जो भी अब होना अल्लाह करे जल्दी हो जाए। अगर अपोजिशन ने मूव करना है करें, नहीं करना नहीं करें, क्योंकि ये जो टेंशन है, जो पॉलिटिकल माहौल में इतना तनाव है, ये भी किसी भी सूरत मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ना निज़ाम के लिए ना मुल्क के लिए। लेकिन एक कमेंट मैं देना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों 2-3 खबरें बड़े अजीब तरीके से ट्रीट हुई मीडिया में। एक फर्स्ट लेडी के बारे में और वज़ीर आज़म की अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, फिर फेडरल मिनिस्टर मुराद के बारे में भी। आई थिंक वो बड़े बैड टेस्ट में हुई थी, और मेरा ख्याल है तमाम लोगों को मैच्योरिटी से करना चाहिए कि ज़ातियात और इन चीज़ों को बाहर रखा जाए। इस मुल्क में काफ़ी मसाइल हैं, और अगर इस लेवल पे नीचे ना जाएं तो सबके लिए अच्छा है। इट वॉज शेमफुल एक्चुअली। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।